नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो चल रहा है और लेक्चर संख्या 22 आप लोग के सामने है। और यह जो चैप्टर है आपका, यह एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर है। एनसीईआरटी क्लास 11th का संस्कृतियों का टकराव। एनसीईआरटी क्लास 11th में जो पाठ्य पुस्तक है विश्व इतिहास के कुछ विषय, तो विश्व इतिहास के कुछ विषय से संबंधित यह आपका चैप्टर है, संस्कृतियों का टकराव। यूरोपवासियों ने किस तरह से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर कब्जा किया और वहां पर अपनी संस्कृति फैलाया, वहां पर अधिकार किया, उससे संबंधित यह आपका चैप्टर है, संस्कृतियों का टकराव। तो आइए, यह लेक्चर संख्या 22 आप लोग के सामने है। और जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, बीपीएससी पीजीटी इतिहास के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं, जो भी लोग सीरियस है, बीपीएससी पीजीटी इतिहास की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएससी पीजीटी इतिहास की तैयारी कर रहे हैं या फिर एनसीईआरटी को पूरी तरह से समझना चाहते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और इस कोर्स की जो फीस है वो केवल 1499 रुपए रखी गई है। तो आप जो भी लोग सीरियस है, गंभीर है, पूरा हैंड रिटन नोट्स, पूरी पीपीटी नोट्स, पूरा लेक्चर्स वीडियो, पूरी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। और लेक्चर संख्या 22 है और देख सकते हैं कितना बढ़िया पीपीटी के माध्यम से यह पूरा का पूरा पावर पॉइंट के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर कितना बढ़िया, कितनी बारीकी से कि आपको एक एक चीज, एक एक फैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, सारे पीपीटी नोट्स मिलेंगे, सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आइए, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अमेरिका में स्पेन साम्राज्य। अमेरिका में स्पेन का साम्राज्य कैसे फैला, कैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में स्पेनी लोगों का वर्चस्व स्थापित हुआ, कैसे स्पेनी लोग वहां पहुंचे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पहुंचे और वहां पर जो साम्राज्य था पहले से, जैसे अरावाक साम्राज्य था, एज़टेक साम्राज्य था, इंका साम्राज्य था, जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के अलग अलग स्थानों पर फैला हुआ था, वहां पर उन लोगों ने जीत हासिल की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो अमेरिका में स्पेन वासियों के विजय की जो कहानी है वह इस पैराग्राफ में है, देख लेते हैं। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लें टेलीग्राम। देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। स्पेन साम्राज्य का विस्तार। स्पेन के साम्राज्य का विस्तार। देखिए, स्पेन साम्राज्य का विस्तार बारूद और घोड़े के इस्तेमाल पर आधारित सैन्य शक्ति की बदौलत था। बिल्कुल भाई, उनके पास अत्याधुनिक सुविधाएं थी भाई, उनके पास घोड़े थे, तेज धावक वाले घोड़े थे, बारूद था, बंदूक था। और वहां पर जो अमेरिका की मूल जातियां जो थी वो परंपरागत हथियार था उनके पास। ठीक है, उनके पास तलवार या भाले से वो लड़ाई करते थे, वो जनजाति लोग थे भाई, तीर धनुष था उनके पास, तो कहां टिक पाते। ठीक है, तो स्पेन साम्राज्य का जो विस्तार है बारूद और घोड़े के इस्तेमाल पर आधारित सैन्य शक्ति पर की बदौलत हुआ। ठीक है, स्थानीय लोगों को या नजराना देना पड़ता था या फिर सोने और चांदी की खानों में जाकर काम करना पड़ता था। तो देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि स्पेन वासियों ने, यूरोपीय लोगों ने कितना शोषण किया कि वह जमीन उनकी थी, वह महाद्वीप उनका था, वह संसाधन भी उनका था, लेकिन उन्हीं के महाद्वीप में, उन्हीं की भूमि पर उनसे ही काम कराकर सोने या चांदी का खनन करवाया जाता था। सोने या चांदी की खनन में काम करना पड़ता था। तो देखिए, उनको गुलाम बनाकर रखा गया, उनको गुलाम बनाया गया और उनके ही भूमि पर, उनकी ही खानों में सोने और चांदी का खनन वाला जो मेहनत है वह उनसे ही करवाया जाता था। स्पेनी लोग लालची थे। अच्छा, स्पेनी लोग अमेरिका के महाद्वीप पर कब्जा क्यों किए, उस पर अधिकार क्यों किए, वो किस लालच की वजह से अमेरिका महाद्वीप में पहुंचे? तो सोने और चांदी की आवश्यकता थी। स्पेन के लोगों को सोने और चांदी की आवश्यकता थी, क्योंकि स्पेन में जो चांदी की खानें थी ना, उसमें चांदी का खनन थोड़ा कम होने लगा। ठीक है, चांदी कम मिलने लगा, सोना कम मिलने लगा और 14वीं सदी का संकट भी था। अब स्पेन में या यूरोप में जो सिक्के चला करते थे वह चांदी और सोने के सिक्के ही चला करते थे। और चांदी व सोने के सिक्के में, चांदी व सोने में कमी हो गई तो चांदी व सोने के सिक्के में कमी हो गई, जिससे व्यापार भी प्रभावित हो गया। इसीलिए उन्होंने सोचा एक नया भौगोलिक खोज किया जाए और अमेरिका महाद्वीप का जब उन्होंने खोज किया तो पता चला यहाँ पर सोने और चांदी का तो भाई भंडार है। तो स्पेन के लोगों ने सोने और चांदी की खानों में काम करवाया, जिससे वहां के मूल निवासियों से। स्पेनी लोग लालची थे, सोने के लालच से गंभीर हिंसक घटनाएं भी भड़की। ठीक है, जिनका स्थानीय लोगों ने प्रतिरोध किया। ठीक है, जब उनको भाई गुलाम बनाकर, दास बनाकर रखा जाएगा। और देखिए, स्पेन के लोगों ने एक लंबे समय तक
गोरे लोगों ने और काले लोगों को दास बना कर रखा। और जाकर 1761 में अब्राहम लिंकन के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो आप सोच लीजिए, इतना लंबा समय, एक लंबा पीरियड, 300 से 400 वर्ष तक यह लोग गुलाम बनकर रहे। सैनिक दमन और बेकार का तांडव हो रहा था, तभी महामारी की विनाश लीला ने नया मोर्चा खोल दिया। महामारी भी आपका यूरोप में फैली थी, और उसके बाद वह महामारी अमेरिका महाद्वीप में भी आ गई। यूरोपवासियों ने महामारी भी फैलाई, अपनी बीमारी वहां पर लेकर आ गए, और वहां पर चेचक फैल गया। कहाँ? अमेरिका महाद्वीप में चेचक फैल गया, और वहां पर जो जनजातियां थी, उन जनजातियों पर बड़ा गहरा असर पड़ा, क्योंकि उनके वहां कभी इस तरह की बीमारी नहीं फैली थी। अब सोचिए, चेचक नाम का रोग अरावाक लोगों को लग गया, और चेचक की वजह से उनकी बहुत सारे जनजातियों की मृत्यु हो गई, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो थी, वो अमेरिका की मूल जातियों के पास बहुत कम थी। इसीलिए भारी संख्या में वह लोग महामारी की चपेट में भी आए और मरे। ठीक है, तो चेचक ने अरावाक लोगों पर कहर ढा दिया, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो थी उनकी कम थी। स्थानीय लोग यह मानते थे इन बीमारियों के कारण स्पेनियों द्वारा चलाई जाने वाली अदृश्य गोलियां हैं। बताइए, चेचक हुआ अमेरिका की मूल जातियों को, विशेष रूप से अरावाक मूल जातियों को। अरे यह वही अरावाक जातियां हैं, जब स्पेन का नाविक कोलंबस आया था, तो यही अरावाक जातियां हैं जिन्होंने सोने और चांदी से किसका स्वागत किया? कोलंबस का स्वागत किया। और कोलंबस को एक नया भौगोलिक खोज करने के लिए, नए भौगोलिक खोज करने के लिए, जैसे क्यूबा की खोज करने के लिए क्यूबा को ढूंढा, फिर उसे कैरेबियन सागर के तमाम द्वीपों को ढूंढने में मदद किया। किसने? अरावाक जातियों ने। लेकिन अरावाक जातियों के भी हित, अरावाक जातियों के भी मित्र यह साबित नहीं हुए। कौन? स्पेनी लोग। ठीक है, तो अरावाक जातियों में भी चेचक जैसा रोग फैल गया, और बहुत सारी जनजातियां मर गई। और जब चेचक नामक रोग से बहुत सारी जनजातियां मर रही थी, तो उनको ये लगा कि स्पेनी लोग जो है ना, यह जादूगर है, और यह अदृश्य गोलियां चला रहे हैं, अदृश्य गोली चला रहा है, जिसकी वजह से चेचक हो जा रहा है और लोग मर रहे हैं। ठीक है, अब सोच लीजिए, यह इतने आधुनिक भी नहीं थे कि इस बात को समझ पाए कि यह भी एक रोग है, चेचक। तो हालांकि देखिए, चेचक जो था छुआछूत का रोग था, तो वहां पर तो चेचक कभी फैला नहीं था। तो यूरोपीय लोग सब कुछ मतलब लिए बहुत कुछ और दिए बहुत कम। क्या देंगे? यह उन लोगों को, वहां की जातियों को बीमारी भी दे गए। ठीक है, यह बीमारी भी दे गए, और वहां से चांदी और सोना ले गए, और इन लोगों को, इन जनजातियों को चेचक नाम की बीमारी भी दे गए। ठीक है, और सदियों तक गुलाम बनाकर रखा इन लोगों ने। अब देखिए, कोर्टेज और एस्टेक लोग, कोर्टेज और एस्टेक लोग, देखिए एस्टेक साम्राज्य है, एस्टेक भी जातियां हैं और एस्टेक भी साम्राज्य है। इनका साम्राज्य था, एस्टेक साम्राज्य था, ये सब क्या है? यह माया साम्राज्य था, माया सभ्यता थी। तो यह एस्टेक जो जातियां हैं, इनका भी एक शासन पद्धति था, और यह जो थे, यह भी मैक्सिको के थे। ठीक है, और कोर्टेज की जो बात कर रहा हूं, यह आपका गवर्नर था, स्पेन का स्पेनी गवर्नर था। ठीक है, मतलब वास्को डी गामा, मतलब इसके बाद कोलंबस के बाद जो गवर्नर हुआ, यह कोर्टेज हुआ। तो कोर्टेज ने भी बहुत ज्यादा युद्ध अभियान किया और नए नए जगहों को जीता। वहां के मूल जातियों का जो साम्राज्य था, मूल जातियों की जो शासन व्यवस्था थी, उसको ध्वस्त करके कोर्टेज ने अधिकार किया। तो यह कोलंबस के बाद यह गवर्नर था कोर्टेज, और कोर्टेज से किसकी लड़ाई हुई थी? एस्टेक लोगों की लड़ाई हुई थी, मतलब एस्टेक साम्राज्य के राजा से लड़ाई हुई थी। ठीक है, एस्टेक राजा से। एस्टेक जो है जाति है और साम्राज्य है, और ये कहां पर यह शासन पद्धति था? मैक्सिको का। ठीक है, तो कोर्टेज और उनके सैनिकों ने मैक्सिको को रौंदते हुए उसको चुटकियों में जीत लिया। बिल्कुल जीत लेंगे भाई। वह उनकी जो सैन्य प्रशिक्षण था, वह पूरी तरह से यूरोपीय ढंग से था, और आधुनिक था, आधुनिक हथियार थे भाई उनके पास, आधुनिक सामरिक शक्ति से मजबूत थे यूरोपीय लोग, तो बिल्कुल जीत लेंगे। अब बताइए, यहाँ पर तीर भाला धनुष लिए हुए यह एस्टेक किंग है, यह जो है एस्टेक राज्य के किंग है, एस्टेक साम्राज्य के किंग है। ठीक है, अभी कहाँ जीत पाएंगे? तो कोर्टेज और उसके सैनिकों ने मैक्सिको को रौंदते हुए चुटकियों में जीत लिया। और 1519 में कोर्टेज ने क्यूबा से मैक्सिको आया था। अब क्यूबा को जीता और क्यूबा से मैक्सिको आया था। कब? 1519 में। और उसने क्या किया? मैक्सिको को जीत लिया, जहां उसने टाटानाइक समुदाय से दोस्ती कर ली। अब देखिए, यह यूरोपीय लोग जो है, भारत में के परिप्रेक्ष्य में भी देखिए, जैसे पुर्तगाली लोग थे या फिर अंग्रेजी लोग थे, तो किसी राज्य को हराने के लिए उस राज्य का शत्रु खोजते थे, किसी राज्य को हराने के लिए उस राज्य का शत्रु खोजते थे। जैसे मान लीजिए लॉर्ड क्लाइव ने जब बंगाल को जीता, तो बंगाल का ही सेनापति, सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर को मिला लिया। वैसे ही कोर्टेज लोगों को पराजित नहीं कर पाया, और एस्टेक लोगों को
एस्टेक समुदाय को कोर्टेज पराजित नहीं कर पाता, लेकिन इसने किससे दोस्ती कर ली? टाटा नायक समुदाय से दोस्ती कर ली। ये टाटा नायक समुदाय जो थे एस्टेक लोगों के शत्रु थे, ठीक है। तो टाटा नायक लोग एस्टेक शासन से अलग होना चाहते थे, ये अलगाववादी थे, ठीक है। टाटा नायक समुदाय के लोग एस्टेक शासन से अलग होना चाहते थे, इसीलिए टाटा नायक समुदाय से किसने दोस्ती कर लिया? कोर्टेज ने दोस्ती कर लिया, ठीक है। एस्टेक शासक मोंटेजुमा ने कोर्टेज से मिलने के लिए अपना एक अधिकारी भेजा। अब यह भयभीत हो गया भाई, और यही जो फोटो आप लोग दिख रहा है ना, ये कौन है? ये एस्टेक शासक मोंटेजुमा है। एस्टेक शासक, एस्टेक वंश का शासक या एस्टेक साम्राज्य का शासक कौन है? मोंटेजुमा है। और एस्टेक शासन कहां पर था? मैक्सिको में था। तो एस्टेक शासक मोंटेजुमा का चित्र आप देख रहे हैं। यह जो चित्र बनाया गया है स्पेनी नाविकों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यह एस्टेक शासक मोंटेजुमा आप देख सकते हैं। तो भाई जब स्पेनी लोग विशेष रूप से कोर्टेज जब टाटा नायक समुदाय से दोस्ती कर लेता है, और टाटा नायक समुदाय का किससे का अंतरा रहता है? एस्टेक समुदाय से, ठीक है। तो इसके बाद क्या करता है? एस्टेक शासक जो मोंटेजुमा रहता है, वह कोर्टेज से मिलने के लिए एक अधिकारी को भेजता है कि भाई यार जाओ मिलो, उन लोगों को मिलाओ अपने में। भाई वह क्यों मतलब कि वो भयभीत रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एस्टेक शासक है और यहाँ पर देखिए बंदी बनाकर लोग ला रहे हैं, और यह मोंटेजुमा भयभीत रहता है, उसके बावजूद भी ये लोग बंदी बनाकर बाद में उसको भी चुटकियों में मार देते हैं मोंटेजुमा को, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, वह स्पेन वासियों की आक्रमण क्षमता, अच्छा उसने अधिकारी को क्यों भेजा था? ठीक है, मोंटेजुमा एक अधिकारी को भेजा था, अपने ही सैन्य अधिकारी को भेजा था, किससे मिलने के लिए? कोर्टेज से मिलने के लिए, सुलह समझौते के लिए, ठीक है। तो वह क्यों भेजा था? क्योंकि वह स्पेन वासियों की आक्रमण क्षमता से, उनके बारूद और घोड़े के प्रयोग को देखकर घबरा गया था। भाई हम तो तुरंत हार जाएंगे हम, कोई औकात नहीं है उन लोगों के आगे, भाई उनसे सुलह समझौता कर लेते हैं। इसीलिए वह अपने अधिकारी को भेजा, ठीक है। स्वयं मोंटेजुमा को भी यह पक्का विश्वास हो गया था कि कोर्टेज जो है ना सचमुच किसी निर्वासित देवता का अवतार है। सोच लीजिए भाई, जैसे जानते हैं कि यह लोग, और जब किसी जैसे जनजातियों के अंदर क्या होता है, जब वो किसी बड़े शक्ति को देख लेते हैं तो वो समझ लेते हैं भाई देवता है। तो उन्होंने मान लिया था कि कोर्टेज जो है ना, जो स्पेनी गवर्नर कोर्टेज है, वह किसी निर्वासित देवता का अवतार है और अपनी बदला लेने के लिए फिर से प्रकट हुआ है। भाई उसे समझौता कर लो, सुलह कर लो, क्या चाहता है वो, इसीलिए वो अपने अधिकारी को भेजा था, ठीक है। अब देखिए वे टेनोक्टिटलैन की ओर बढ़े, जहां वे 8 नवंबर 1519 को पहुंच गए। ये टेनोक्टिटलैन क्या है, थोड़ा सा मुझे कहने नहीं आ रहा है। टेनोक्टिटलैन समझिए, टेनोक्टिटलैन की ओर बढ़े जहां वे 8 नवंबर 1519 को पहुंच गए। ये टेनोक्टिटलैन क्या है भैया? तो टेनोक्टिटलैन राजधानी है भाई, एस्टेक साम्राज्य की राजधानी है टेनोक्टिटलैन। किसी पर आक्रमण करना है तो उसकी राजधानी पर आक्रमण करेंगे ना। तो टेनोक्टिटलैन क्या था? यह क्या था? एस्टेक साम्राज्य की राजधानी था, जो मोंटेजुमा की राजधानी थी। और यहाँ पर नवंबर 1519 में कौन पहुंच जाता है? कोर्टेज और उसके सैनिक पहुंच जाते हैं, नवंबर 1519 में पहुंच जाते हैं। उस पर क्या कर लेते हैं? उस पर अधिकार कर लेते हैं। टेनोक्टिटलैन जो था एस्टेक साम्राज्य की राजधानी था, और 8 नवंबर 1519 को कोर्टेज जो है अपने सैनिकों के साथ पहुंच जाता है। मोंटेजुमा अपनी जगह पर बंदी बन गया। आप देखिए बंदी बन गया, यही है मोंटेजुमा, बंदी बना हुआ है। उसके ही राज्य में, उसके ही राजधानी में जाकर बंदी बना लिया गया। किसके द्वारा? स्पेन वासियों के द्वारा, कोर्टेज और उसके साथियों के द्वारा, ठीक है। कोर्टेज ने महीनों तक उनके ऊपर शासन किया। बताइए, उनके ही राज्य में उन पर शासन किया महीनों तक, ठीक है। और एस्टेक समुदाय पर जो हिंसा, जो अन्याय, जो बर्बरता किया गया था कोर्टेज के द्वारा, वो अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी है। अब देखिएगा, आपको सुनते हुए शर्म आएगी किस तरह से कितनी बर्बरता की गई थी। एकदम तुर्की आक्रांताओं की तरह बर्बरता की गई थी एस्टेक समुदाय पर कोर्टेज गवर्नर के द्वारा। यहाँ पर देखिए, कोर्टेज ने एस्टेक मंदिरों में, अब देखिए कोर्टेज ने क्या किया, एस्टेक मंदिरों में ईसाई प्रतिमाएं स्थापित करवाई। बताइए, यह काम तो तुर्की लोग करते थे, लेकिन यह काम स्पेनी गवर्नर के द्वारा किया गया। कोर्टेज ने क्या किया? सबसे पहले जो एस्टेक का मंदिर है, एस्टेक समुदाय का जो मंदिर था ना, वहां पर ईसाई प्रतिमाएं स्थापित करवाई। अब यही तो प्रकट चलता है, यही तो भाई इतिहास ऐसे ही ना बदल जाता है। बाद में लोग जिद कर लेते हैं भाई यहाँ पर तो हमारी आस्था जुड़ी है,
बहुत पहले से होता रहा है। अब देख लीजिए, यह इतिहासों में आबादा दर्ज है। मंदिर है भैया, एज़टेक समुदाय का मंदिर है, और वहां पर कोर्टेज क्या करता है, कोर्टेज वहां पर ईसाई प्रतिमा स्थापित करवा देता है। बताइए, ईसाई प्रतिमा स्थापित करवा देता है। इसी समय कोर्टेज को अपने सहायक एल्वारेडो को सब कुछ सौंप कर जल्दी से क्यूबा लौटना पड़ा। ठीक है, अब वो कहां पहुंच गया, एल्वारेडो को सौंप दिया, उसका सहायक था, उसका असिस्टेंट था एल्वारेडो। ठीक है, उसको वहां की जिम्मेदारी दे दिया, और वह कहां भाग गया, क्यूबा क्यूबा में भाग गया। ठीक है, तो क्यूबा पर भी उसका अधिग्रहण था, तो क्यूबा में भाग गया और किसको, अपने सहायक को सारी जिम्मेदारी दे दिया। उसका सहायक कौन था, एल्वारेडो। ठीक है, स्पेनी शासन के अत्याचारों से और सोने के लिए उनकी निरंतर मांगों के दबाव के कारण आम जनता ने विद्रोह कर दिया। वह लगातार सोना चाहते थे, जितना एज़टेक साम्राज्य में जितना सोना और चांदी था सब ले लिया उन्होंने, सब का सब ले लिया। और यहाँ तक कि वहां की जनता से वहां की खानों में, सोने और चांदी की खानों में जबरन काम करवाया। इसलिए आम जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, पूरी तरह से विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब देखिए वहां पर एल्वारेडो जो उसका सहायक था कोर्टेज का, एल्वारेडो ने हुइजिलपोक्टली के वसंतोत्सव में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। एक उन लोग का वहां का जो एज़टेक समुदाय है वहां का एक उत्सव था, स्थानीय उत्सव था, त्योहार था, हुइजिलपोक्टली वहां का एक त्योहार था। ठीक है, उत्सव था। तो उनके हुइजिलपोक्टली के वसंतोत्सव में उसने क्या कर दिया, एल्वारेडो ने कत्लेआम का हुक्म दे दिया, कत्लेआम करवाया, सामूहिक नरसंहार कराया। अब देखिए प्रश्न ऐसे आएगा कि एज़टेक समुदाय का जो त्योहार है उसे क्या कहते हैं, हुइजिलपोक्टली, ये जान ले। एज़टेक समुदाय का जो त्योहार था, वसंतोत्सव था, उसको हुइजिलपोक्टली कहा जाता है, और इसी में एल्वारेडो ने कत्लेआम का आदेश दे दिया था। ठीक है, वो किसका असिस्टेंट था, कोर्टेज का असिस्टेंट था। कोर्टेज जो था गवर्नर था, उसके पहले गवर्नर कौन रहता है, उसके पहले गवर्नर रहता है कोलंबस। ठीक है, रहस्यमय परिस्थितियों में मोंटेजुमा की मृत्यु हो गई। बताइए, मोंटेजुमा को कैद करके रखवा लेता है, नजरबंद कर देता है कौन, कोर्टेज, और कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, मोंटेजुमा की मृत्यु हो जाती है। बाप रे, ये देखो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं। देखिए, कोर्टेज को नवनिर्वाचित, अब बाद में उनको एक नया राजा बनाना पड़ता है वहां के लोग। भाई भारत में भी तो वही हुआ, भारत में भी तो वही यूरोपीय लोग काम करते थे, अपने सब कुछ नहीं लेते थे। ठीक है, एक कठपुतली बैठाते थे। ठीक है, भारत में भी सिराजुद्दौला, जैसे बंगाल में जब अटैक हुआ तो बंगाल को जब जीता लाटलाई ने तो सिराजुद्दौला को बनाया, सिराजुद्दौला के बाद मीर कासिम को बना दिया, मीर कासिम के बाद बाकी जो नवाब बनना चाहते थे, नजीमुद्दौला, मुबारकदौला, सैफुद्दौला को बनाता रहा, और अंततः सब खत्म कर दिया। तो वैसे ही कोर्टेज ने नवनिर्वाचित राजा क्वेटेमॉक बन गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखने में थोड़ा गलती हो गई है, यह बताइए कोर्टेज ने नवनिर्वाचित राजा किसको बनाया, क्वेटेमॉक। ठीक है, मतलब उन्हीं जाति में क्वेटेमॉक को राजा बना दिया कोर्टेज ने। ठीक है, क्योंकि मोंटेजुमा की मृत्यु हो गई। अब कोर्टेज वहां का क्या बन गया, कैप्टन जनरल बन गया, मतलब एक तरह से वायसराय बन गया कौन, कोर्टेज, और किसको राजा बना दिया, क्वेटेमॉक को। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहीं पर मैं आप लोग को बताने की कोशिश किया हुआ था कि यही है एज़टेक का मंदिर। एज़टेक समुदाय का देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन वास्तुकला, इसकी वास्तुकला देखिए, और यही एज़टेक समुदाय का मंदिर था। एज़टेक का मंदिर वही था जहां पर ईसाई प्रतिमाएं रखवाई गई थी। बताइए, यह जो इतना बड़ा टीला देख रहे हैं ना, देख लीजिए टीला कितना भयावह है, और मतलब एक तरह से भारत में बृहदेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था, राजराज प्रथम ने बनवाया था, उसी तरह की वास्तुकला यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रही है। और यह आपका एज़टेक मंदिर है, एज़टेक समुदाय का मंदिर था, और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं लगी हुई हैं, और कितना पिरामिड के आकार का था। तो ये जो जगह है, यहाँ पर जो शीर्ष है, यहीं पर ईसाई प्रतिमा रखवा देता है कौन, कोर्टेज। बताइए, उनकी संस्कृतियों को छेड़ने का प्रयास करता है, और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई सारी जो इनकी वास्तुकला है उसको छिन्न भिन्न भी किया गया, छिन्न भिन्न भी कर दिए वास्तुकला को। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एज़टेक समुदाय का नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ है, आप खुद देख लें, यह सब चित्र बना हुआ है, पेंटिंग में सब चीजें हैं। ठीक है, तो यह यहाँ तक जो कहानी थी वह एज़टेक समुदाय की थी कि एज़टेक समुदाय के साथ कैसा बर्बरता हुआ, और ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम जो चीजें बताने वाले हैं आप लोग को, इंका विजय, ये इंका राज्य का विजय कैसे हुआ, इंका साम्राज्य का विजय कैसे हुआ, और इंका साम्राज्य का विजय किसने किया था, पिंजारो ने किया था। पिंजारो जो था गवर्नर था, फ्रांसिस्को पिंजारो इसका पूरा नाम था,
और इसने किसका विजय किया था? इंका का विजय किया था। इंका जो था वह आपका दक्षिणी अमेरिका में यह साम्राज्य था, दक्षिणी अमेरिका में यह राज्य था इंका साम्राज्य। ठीक है, तो इनका राज्य का विजय किसने किया? फ्रांसिस्को पिंजारो ने किया। तो आइए इसे देख लेते हैं। पिंजारो गरीब एवं अनपढ़ था। कौन? गवर्नर फ्रांसिस्को पिंजारो, जिसने इंका का विजय किया था। वह सेना में भर्ती होकर 1502 में कैरेबियन द्वीप समूह में आया। कैरेबियन द्वीप समूह का नक्शा मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में। ठीक है, यह कैरेबियन द्वीप समूह है जिसमें सैकड़ों द्वीप हैं। ठीक है, उसने कहानियों में इंका राज के बारे में सुन रखा था कि वह चांदी और सोने का देश है। ठीक है, उसने प्रशांत से वहां पहुंचने के लिए कई प्रयत्न किए, प्रशांत महासागर से वहां पहुंचने के लिए कई प्रयत्न किए। स्पेन के राजा ने, अब देखिए, स्पेन के राजा ने पिंजारो को यह वचन दिया। जब स्पेन के राजा यह देखे कि फ्रांसिस्को पिंजारो इंका राज्य पर विजय करना चाहता है, इंका राज्य को जीतना चाहता है, इसलिए जीतना चाहता है क्योंकि वहां पर सोने और चांदी की खान है। और स्पेन के राजा ने तो पहले ही आज्ञा दे दी थी कि अगर आप कोई नया भौगोलिक देश जीतोगे, नया भौगोलिक देश पर अधिकार करोगे, तो तुमको वहां का गवर्नर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रांसिस्को पिंजारो भी किसको जीतना चाहता था? इंका राज्य को जीतना चाहता था। क्यों जीतना चाहता था? क्योंकि वहां पर सोने और चांदी पर्याप्त मात्रा में है। तो स्पेन के राजा ने पिंजारो को वचन दे दिया कि अगर वह इंका प्रदेश को जीत लेगा तो वह क्या बन जाएगा? वहां का राज्यपाल बन जाएगा, गवर्नर बन जाएगा। ठीक है, अब पिंजारो पर इंका का अधिकार कैसे हुआ? और वहां का देखिए, इंका राज्य का जो राजा है, राजा अतुहुल्पा का समर्पण देख लीजिए। यह यहाँ के इंका राज्य का यह राजा था, देख सकते हैं। ये जनजातियां हैं तो जनजातियों जैसे ही रहेंगी। और देख रहे हैं यह किस तरह से समर्पण कर रहा है, किसके आगे? पिंजारो के आगे। देख लीजिए, सारा फोटो आप लोग के सामने है। ठीक है, पिंजारो का इंका पर अधिकार अब कब अधिकार होता है? 1532। देखिए, 1532 में पिंजारो इंका भूमि पर पहुंचा और राजा अतुहुल्पा पर कब्जा कर लिया। राजा अतुहुल्पा को समर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। राजा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक कमरा भर सोना फिरौती में देने का प्रस्ताव रखा। वाह रे, पूरे विश्व के इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती किसी ने नहीं दी थी जो इंका राज्य के राजा अतुहुल्पा ने दिया। पिंजारो ने इंका भूमि पर अधिकार किया। राजा इंका भूमि पर कब अधिकार किया था? 1532 में इंका भूमि पर अधिकार किया और राजा अतुहुल्पा को क्या कर लिया? कैद कर लिया। और क्या मांगने लगा कि आप धन दो उसको, तब तुमको रिहा करेंगे। और इसके बदले इंका राज्य के राजा ने कितना दिया? एक कमरा भर सोना दिया था। एक कमरा भर सोना, मतलब इतना ज्यादा फिरौती किसी ने नहीं दिया होगा अभी तक, हाँ, कि किसी को आजाद करने के लिए। फिरौती का मतलब क्या होता है? फिरौती का मतलब यही तो होता है, किसी को जबरन क्या बोलते हैं, उस कैद कर लो और उसके बाद उससे धन की मांग करो, उसे ही फिरौती बोला जाता है। तो इनका राज्य पर इन्होंने किसने अधिकार किया? पिंजारो ने, फ्रांसिस्को पिंजारो ने अधिकार किया था 1532 में। और राजा अतुहुल्पा पर भी उन्होंने उसको कैद कर दिया और इसके बदले में उन्होंने क्या मांग किया? धन का मांग किया, जिसके राजा अतुहुल्पा ने कितना दिया था? एक कमरा भर सोना फिरौती में देने का प्रस्ताव रखा। आज राजा अतुहुल्पा ने, अगर तुम मैं तुमको पूरा सोना दे रहा हूँ, क्यों परेशान हो, मैं तुम्हें सोना दे दूंगा। और कितना सोना दे रहा हूँ? एक कमरा भर सोना दे रहा हूँ। और देना मतलब दिया, बिल्कुल ठीक है, उसके पास है इतना वह देगा, लेकिन उसे आजाद करो। लेकिन पिंजारो ने अपना वचन नहीं निभाया। अब देखिए, फ्रांसिस्को पिंजारो ने किसी प्रकार का वचन नहीं निभाया। एक कमरा भर सोना ले लिया और बाद में कर दिया राजा का वध। मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है कि मतलब इतना कोई गिरा हुआ हो सकता है, इतना किसी की संवेदना इतनी मर सकती है। कितनी संवेदना स्पेन के लोगों की मरी हुई थी, इतनी संवेदना फ्रांसिस्को पिंजारो की मरी हुई थी कि एक कमरा भर सोना लेने के बाद भी उसने क्या कर दिया? राजा का वध कर दिया। ठीक है, और उसके सैनिकों ने जी भरकर लूटपाट मचाई और लूटपाट के बाद इनका राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इनका राज्य पर कब्जा कर लिया, वहां पर जितना जो भी कुछ था, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ लूटा। एक कमरा भर का सोना, मतलब जितना राजकोष में था, यह राजकोष ही रहा होगा ना, एक कमरा भर सोना, और वह भी ले लिया। और बाद में राजा अतुहुल्पा को क्या कर दिया? वध कर दिया। बताइए, मार भी दिया उसको। मतलब इतने संवेदनहीन यह लोग थे, तो देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि यह लोग, यूरोपीय लोग, यह कहते हैं कि उन्होंने पूरे विश्व को सभ्य बनाया है। ये लोग मानवता की बात करते हैं,
ठीक है, यही है स्पेन के लोग, यही है स्पेन के लोग जो कनाडा में हैं। कनाडा में अमेरिका में जो लोग हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है कनाडा। तो कनाडा में कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन है, यही स्पेनी और पुर्तगाली लोग तो हैं। उन लोगों ने तो सबसे पहले वहां पर कब्जा किया हुआ था। ठीक है, तो वही लोग हैं। और वह लोग आज मानवता की बात करते हैं, शर्म आती है। हमारे देश का जो देश के जो खालिस्तानी गद्दार है ना, उनको संरक्षण देने का काम ये कनाडा करता है। वह मानवता की बात करता है। वहां की मिट्टी रक्त से एकदम भीगी हुई है, कनाडा, यूएसए या मैक्सिको की। और किसके रक्त से भीगी हुई है? इसी अरावाक जातियों के रक्त से भीगी हुई है। ठीक है, अरावाक जातियों और इंका भूमि के लोगों के द्वारा की रक्त से भीगी हुई है वहां की माटी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है टिल्लू, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बर्बरता हर समाज में, ज्यादातर समाज में रही है, चलो ठीक है। लेकिन तुम आज मानवता की बात करते हो, तुम खालिस्तानी आतंकियों का समर्थन करने के लिए मानवता की बात करते हो। कम से कम उन्हें तो मानवता की बात नहीं करनी चाहिए। कनाडा को कोई अधिकार नहीं है, जिसने वहां की मूल जातियों का सत्यानाश कर दिया, उनकी संस्कृति मिटा दी, उनको मिटा दिया। दसों लाख की संख्या में लोगों को गाजर और मूली की तरह काट दिया गया। वहां के ईसाई मिशनरी के जो जेसुइट पादरी थे, वह अपनी पुस्तकों में लिखते थे, अपनी डायरी में लिखते थे कि स्पेन के जो नाविक है ना, उनकी नंगी तलवारें वहां की मूल जातियों के नंगे बदन को काटती थी, गाजर और मूली की तरह। तो किसके लिए? सोने और चांदी के लिए। सोने और चांदी मिलने के बाद भी तो चैन नहीं था भाई। और राजा अतुल्पा ने क्या नहीं दिया, एक कमरा भर सोना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका वध कर दिया गया। और यहाँ तक कि अमेरिका की मूल जातियों का जितना धन था सब ले लिया यूरोपीय लोगों ने। और यहाँ तक कि वहां की खानों में भी जबरन काम कराया, गुलाम बनाकर। या गुलाम बनकर काम करो, या तुम नजराना दो, या तुम टैक्स दो। यह ऐसी स्थिति थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, बीपीएससी ऑब्लिक एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।